गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज अपना 12th लेक्चर है और बाकी लोगों को ऐड हो जाने दो, करते हैं बात। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए अब आते रहेंगे बाकी लोग। एक तो पहली इंफॉर्मेशन कि अपने 4 जुलाई को टेस्ट रहेगा, माइनर टेस्ट, तो इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, ठीक से बढ़िया। और उसी प्रिपरेशन के लिए इस सैटरडे को आपको
ऑफ भी मिला है ताकि आप संडे के टेस्ट को बहुत बेहतर तरीके से अपीयर हो सके। और इस टेस्ट में जो फिजिक्स का सिलेबस रहेगा, ये सिलेबस रहेगा अपना स्टार्टिंग से ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसके बाद अपन ने वो स्लोप वगैरह, स्ट्रेट लाइन वगैरह ये देखा, ठीक है। इसके बाद डिफरेंशिएशन पूरा यानी अवकलन, और फिर उसके बाद जो अपना इंटीग्रेशन समाकलन है, ये समाकलन कल तक के लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, मतलब कुछ यहां तक का ये सारे क्वेश्चंस अपन ने कर लिए थे, और इस क्वेश्चन तक का यहां तक का सिलेबस अपना रहेगा, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट कहूं तो 11th लेक्चर तक अपना पूरा सिलेबस रहेगा। और उस 11th लेक्चर तक जो अपना सिलेबस है, उस सिलेबस में होमवर्क के हिसाब से कौन कौन सा कंटेंट आपको पढ़ना है, तो मैंने लास्ट होमवर्क भी अपलोड किया है आज के क्लास में। आप अपने हैंडआउट जहां से डाउनलोड करते हैं वहां से डैशबोर्ड से आज आप देखेंगे तो होमवर्क कल की डेट में भी अवेलेबल है वही, और आज की डेट में भी अवेलेबल है। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझसे कहा कि सर रेस जो थी वो हमारी हमसे डाउनलोड नहीं हो पा रही या ओपन नहीं हो पा रही, तो मैंने रेस को भी दोबारा से अपलोड किया है, ठीक है बात। तो बहुत ज्यादा होमवर्क भी नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है मॉड्यूल में या जो एक्सरसाइज है उनमें, इसीलिए मैं अपनी साइड से एडिशनल क्वेश्चन दिया हूं। पहले भी मैंने 15 क्वेश्चन दिए, 8 क्वेश्चन कल की क्लास में दिए, तो इस तरीके से आपको सटीक जो जिस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है वो यहां से प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है बात। ओके, तो अब यहां से अपन आगे बढ़ते हैं निश्चित समाकलन, और ध्यान से इन चीजों को सीखिएगा क्योंकि निश्चित समाकलन में भी कहीं ना कहीं अपने को अनिश्चित समाकलन का काम तो करना ही है, तो कुछ अच्छे क्वेश्चन यहां से भी अपने को सीखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, होता क्या है, हमने जो अभी तक समाकलन की बात की है, इस समाकलन की बात में हम कहा करते थे कि जो एक इस प्रक्रिया के दौरान जो नियतांक होता है सी, उस सी की वैल्यू को या सी का जो मान होता है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में। या यूं कह दूं कि मुझे डायरेक्टली, मुझे ठीक तरीके से, मुझे पूरा पक्का उस नियतांक सी का मान ज्ञात नहीं हो पाता है, और इसीलिए जब तक वो सी अज्ञात रहेगा, जब तक उस सी का मान अनिश्चित रहेगा, मैं उस समाकलन को, उस प्रकार के समाकलन को अनिश्चित समाकलन कह दूंगा, और हर बार सवाल को कंप्लीट सॉल्व करके अंत में प्लस सी करके उसको व्यक्त कर दूंगा। अब बात यहां पर यह है कि निश्चित समाकलन क्या होता है। तो बेटा निश्चित समाकलन क्या होता है, तो ध्यान से मेरी बात को समझने की और सुनने की कोशिश कीजिएगा कि जब तक हम यहां पर किसी फलन f(x) का समाकलन करते हैं और उस f(x) का समाकलन अपने को कैपिटल F(x) मिलता है और यहां पर अपन प्लस सी लिखते हैं, तो इसे कहा जाता है अनिश्चित समाकलन, जिसको अपन ने प्लस सी करके लिखा। परंतु यदि यहां पर इस समाकलन में इस प्रकार से, यानी जो समाकलन का चिन्ह है, इस समाकलन के चिन्ह में नीचे और ऊपर इस प्रकार से दो राशियां लिख दी जाए, तो ये जो दो राशियां कहलाती है इनको कहा जाता है सीमा, लिमिट। इसको कहा जाएगा, एक वो निम्न सीमा नीचे लिखी हुई जो होती है, इसको कहा जाएगा निम्न सीमा, हिंदी में इसको कहा जाए, इंग्लिश में इसको कहा जाएगा लोअर लिमिट। और जो ये बी है, इस बी को कहा जाएगा उच्च सीमा, अपर लिमिट। अब यहां पर होता क्या है, आखिर इस लिमिट का इस्तेमाल कैसे करना है, इस लिमिट से सीखने को क्या मिलेगा, ये यहां पर हमें सोचना होता है। ये इस प्रक्रिया को पूर्ण कैसे किया जाता है, ये हमें यहां पर सोचना होता है।
तो हमें क्या करना है, एक उदाहरण के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कि जैसे कोई सवाल यहां पर है कि समाकलन 3x² dx, और इसकी सीमाएं अपन ने रख दी 0 से, या इसकी सीमाएं अपन ने रख दी 1 से 2। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपको अभी जो समाकलन करना है, किस चीज का समाकलन करना है बेटा, जवाब दें, किस चीज का समाकलन करना है, किस, कौन सी राशि है या कौन सा फलन है जिसका आपको समाकलन करना है, 3x³ का। बहुत बढ़िया, 3x³ का, या थोड़ा सा और प्रॉपर हो जाएगा, मैं चाहता हूं थोड़ा सा मैं चेंज कर लूं यहां से, क्योंकि समझाने का मेरा पर्पज है, समझाने का पर्पज है, तो अपन यहां से कर लेते हैं, इसको 3x² कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो यहां से आपने 3x² कर लिया, और इस 3x² का समाकलन हम करना चाहते हैं। किसके सापेक्ष समाकलन करना चाहते हैं, x के सापेक्ष समाकलन करना चाहते हैं। तो सबसे पहला काम, जब इस प्रकार से निश्चित समाकलन में, हमारा सबसे पहला काम जो रहेगा वो क्या रहेगा, कि आप इस 3x² का समाकलन कर लें। तो आप 3x² का समाकलन करके क्या लिखेंगे, 3x² का समाकलन करके क्या लिखेंगे, तो 3 अपनी जगह पर, और x² का समाकलन हो जाएगा x³ बटे 3, और 3 से 3 कट जाएगा, और क्या बच जाएगा, x³ बच जाएगा, x³। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे ही x³ बच गया, यहां पर बनाया जाता है एक बड़ा कोष्ठक, बड़ा ब्रैकेट, और इस बड़े ब्रैकेट के इस निचले कोने पर लिखा जाता है 1, और इस ऊपरी कोने पर लिखा जाता है 2। यानी जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं को उनके निश्चित स्थान पर व्यक्त करा दिया जाता है। लिमिट लोअर, निम्न सीमा 1 है, तो हमने नीचे वाले कोने पर 1 और उच्च कोने पर 2 रख दिया। अब क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम क्या करते हैं, उस x के स्थान पर सबसे पहले उच्च सीमा रखते हैं। उच्च सीमा कितनी है, 2, यानी x की जगह पर हमें क्या रखना है, 2। फलन क्या है, x³। फलन क्या है बेटा, x³। समाकलन करने के बाद क्या फलन आ चुका है, x³, और इस x³ में x के स्थान पर मुझे क्या रखना है, 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब। इसके बाद मैं यहां पर लगाऊंगा माइनस। अब आप कहेंगे सर माइनस ही क्यों लगाया, बेटा ये माइनस लगेगा, है ना। दिमाग पहले उतना लगाओ जितना अपने को समझना है, और जो ये एक्स्ट्रा चीजें हैं ना, कि ये क्यों आया, ये क्यों क्या वाला नहीं, पहले कैसे कर रहे हैं ये देख लें, क्योंकि यहां पर प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। और समझ में आने लगेगा तो आपको खुद ब खुद जवाब मिलने लगेंगे कि अच्छा इसलिए माइनस किया था। तो ठीक है बात, यहां से हमने क्या कहा कि सबसे पहले आप उच्च सीमा रख देंगे, और उसी फलन x³ में अब आप निम्न सीमा भी रख देंगे, और यही आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। और आप इसको क्या सॉल्व कर लेंगे, 8 - 1, और अपने पास जवाब आ जाएगा 7। तो फलन के रूप में यही काम यहां पर करके दिखाया है। देखो यहां पर अपने को दिया है कि फलन, अभी देखो इधर इस साइड पे देख लो, इस साइड पर देख लो, यहां पर कि सबको यहां पर दिख रहा है कि हमें जिस फलन का समाकलन करना है वो कौन दिया है, fx। और इस fx का समाकलन करके हमने क्या लिख दिया, कैपिटल fx, और यहां निम्न सीमा रखी और यहां उच्च सीमा रखी। और इस फलन में सबसे पहले हमने उच्च सीमा का मान रखा, फिर यहां बीच में माइनस लगाया, और फिर यहां पर निम्न सीमा का मान रखा, और जो भी इसको हल करने पर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। नीतीश कुमार का कहना है x की जगह 2x। क्या कहना है मतलब इसका,
कुछ भी, या कुछ कुछ लॉजिक, या कुछ मैंने मिस्टेक की है? क्या कहना चाहता है नीतीश कुमार? बोल बेटा, जल्दी से बोल, फटाफट। एक्स की जगह 2x रखने पर, मतलब एक्स की जगह 2x क्यों रखूं मैं? हाँ बेटा, एक्स की जगह 2x क्यों रखूं? अच्छा, ऐसा मन किया तो कुछ भी रखेंगे वैसा, या मतलब क्या कारण है कि एक्स की जगह आप 2x रखना चाहते हो, या मुझसे चाहते हो कि मैं एक्स की जगह 2x रखूं? एक्स और 2x में क्या संबंध आ गया आपके पास? सर, क्वेश्चन में एक्स की जगह 2x हो तो, ये कौन सा ही बेटा? ये हो तो वाले सवाल आप खुद से करें बेटा। मुझे आपका सवाल एक तो समझ नहीं आ रहा कि आप एक तो अलग अलग लाइन में, जैसा तो गर्लफ्रेंड से चैट कर रहे हो वैसे एक एक शब्द अलग अलग लाइन में लिख रहे हो, है ना? जब भी सवाल लिखे तो एटलीस्ट एक लाइन में पूरा सवाल समझाने लायक लिखें। चलो कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूं। तो बात आपको, मोटी मोटी बात आपको समझ में आई होगी, यानी कुल मिलाकर मैं ये कह रहा हूं कि प्रक्रिया आपको समझ आई होगी। मतलब मैंने ये कहना चाहा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने ये कहना चाहा बेटा कि समाकलन तो पहले जैसे कर रहे थे वैसे ही अभी भी करना है। जैसे यहां पर फलन दिया 3x², तो 3x² का समाकलन तो x³ होना है, ये आप पहले से जान चुके हो, पिछले 2 लेक्चर में अपन ने पढ़ा है ना। अब यहां पर बात क्या है कि इस x³ का जो वैल्यू, x³ जो फलन आ चुका है समाकलन होने के बाद, अब इसको, इसकी जो अनिश्चितता थी, या यूं कह दे कि जो नियतांक था, अब उस नियतांक को लिखने की हमें कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान अपने को सटीक, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू मिलने वाली है, निश्चित वैल्यू मिलने वाली है, क्योंकि मैं यहां पर लिमिट्स यानी सीमाएं जानता हूं कि निम्न सीमा 1 है, उच्च सीमा 2 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उच्च सीमा को उस पूरे फलन में x के स्थान पर जगह देंगे और माइनस चिन्ह लगाएंगे, और निम्न सीमा को x के स्थान पर जगह देंगे, और जो भी मान हल करने पर पक्के मान अपने जो भी आएंगे, उन मान को सॉल्व करके मैं लिख लूंगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं और थोड़ा सा और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। ये तो एक मैंने छोटा सा सवाल लिया था, एक नमूना था। अब असली प्रॉब्लम यहां पर क्या है, या यूं कह दो कि इस निश्चित समाकलन का ग्राफीय तात्पर्य क्या है। तो बेटा ध्यान से देखना, ये ग्राफ सबको नजर आ रहा होगा। ये बहुत बढ़िया बात मैं बताने जा रहा हूं, आपको समझ आएगा तो आपको मजा भी आएगा बेटा, है ना? आपको अगर समझ आएगा ना तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनते जाए, उम्मीद करता हूं सब लोग ऐसा करेंगे, ठीक है? तो यहां पर इस ग्राफ को देखिए, ये क्या ग्राफ है बेटा, ये क्या व्यक्त करता है? तो आप कहेंगे कि सर जैसे जैसे जैसे, मैं लिख देता हूं फिर बाद में मिटा दूंगा, कि सर जैसे जैसे आप x का मान बदलते हैं, यहां पर उसके संगत y का मान बदलता रहता है। आप x का मान और बढ़ा दो, y का मान और बढ़ जाएगा, यानी और बदल जाएगा। बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ग्राफ में मान बढ़ते ही हैं। हमने कहा था कि आरोही फलन होते हैं तो अवरोही फलन भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा था कि मैक्सिमा होता है तो मैक्सिमा में मान पहले बढ़ता है फिर घटता है, मिनिमा होता है तो पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो फलन कैसा भी हो सकता है, आपको मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको और मुझे एक चीज का पूर्ण विश्वास है, आपको और मुझे एक चीज का पूर्ण विश्वास है कि किसी भी एक्स पर इस फलन से जब भी हम बात करेंगे तो ये उस जगह पर अपने को y की वैल्यू दे देगा, या y निर्देशांक अपने को बता देगा उस ग्राफ के उस बिंदु पर। अगर मैं x निर्देशांक जानता हूं तो मुझे, यानी मैं x का मान जानता हूं तो मुझे y का मान यहां पर पता होगा। अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या करना चाहता हूं यहां पर। मैंने कहा कि किसी भी बिंदु पर, किसी भी एक रैंडम बिंदु पर आप क्या करें, इस प्रकार से किसी भी एक्स पर एक रेखा खींच लें जिस पर आप जानना चाहते हैं कौन सा मान y है।
अब ध्यान से देखना मेरी बात को, ये हमने जो इस रेखा को देखना, इस ऊर्ध्वाधर जो रेखा की ये ऊंचाई है ये कितनी है, तो आप कहेंगे सर इस ऊर्ध्वाधर रेखा की जो ऊंचाई आप दिखाना चाहते हैं ये ऊंचाई ही वास्तव में y है, हाँ या ना? अरे ये ऊंचाई ही तो वास्तव में y है ना बेटा, है ना? अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, कुछ कमाल होने वाला है, ध्यान से देखना। ये मैंने जूम किया, उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा, अभी तक समझ आ रहा होगा, मैं और जूम करने वाला हूं, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। तो आपको समझ आया होगा कि अच्छा मतलब सर आप क्या बताना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा मुझे समझ आने लगा है कि ये जो यहां से यहां तक की वैल्यू है जिसको आप यहां पर इस प्रकार से, अगर मैं इसको ब्लू कर दूं, तो वास्तव में अगर देखा जाए तो ये जो हमने माना है, इस मानी गई इस पट्टिका के लिए जो ये चौड़ाई है, इस चौड़ाई को मैं यहां से क्या कहूंगा, dx। क्योंकि देखने पर तो मुझे क्या लग रहा था कि ये कोई एक रेखा है, देखने पर तो मैंने क्या कहा था कि ये कोई एक रेखा है, पर जैसे ही अपन ने इसको जूम किया, जैसे ही अपन ने इसको और ज्यादा जूम किया तो अपने को समझ में आया कि इस रेखा की, यानी इस रेखा की एक चौड़ाई है, वो कितनी है, dx। इस रेखा की चौड़ाई कितनी है, dx, बहुत अल्प, क्योंकि हम जानते हैं dx वैसे भी क्या होता है, बहुत अल्प अंतर होता है। और आपको जो ये मैंने नीले कलर से, जो पहले लाल से बनाया था, अब जिसको नीले कलर में बदल दिया, इस आकृति को क्या कहोगे बेटा, रेखा कहोगे या आयत कहोगे? इस आकृति को रेखा कहोगे या आयत कहोगे, बोलो बेटा। आयत कहेंगे, पक्का आयत कहेंगे, क्यों? क्योंकि इसकी आप बारीकी से आपने देखा, बारीकी से आपने देखा तो आपको इसकी एक चौड़ाई भी नजर आई और एक इसकी ऊंचाई भी नजर आई। तो अगर मैं ये कहूं कि इस रेखा रूपी आयत का क्षेत्रफल कितना है, अगर मैं आपसे यहां कहूं कि इस रेखा रूपी आयत का क्षेत्रफल कितना है, तो आपका जवाब होगा, तो आपका जवाब यहां से होना चाहिए y dx। आपका जवाब क्या होना चाहिए, y dx, हाँ या ना बेटा? बाकी लोग, बाकी लोग सही बात कह रहा हूं? क्योंकि अगर इस रेखा को रेखा ना देखकर आपको मैंने उस मोटाई को महसूस करवाने की कोशिश की जिसकी इस लंबाई को, ऊंचाई को y कह दूं, तो यहां से ये, अगर इसको लंबाई को y कह दूं तो चौड़ाई जो हो गई वो dx हो गई। तो यहां से रोशन कुमार को नहीं समझ आया, कोई बात नहीं बेटा, बैठ जा, शांति से बैठ जा, है ना? मैं मोर देन सफिशिएंट तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं समझ आया तो फिर इसके बाद इसका कोई उपाय नहीं बचता। होता है ना कि एक ओवर में 30 रन बनाने, अब अधिकतम एक बैट्समैन क्या कर सकता है, 5 छक्के मार के मैच जिता सकता है, ठीक है बात? और उसके बाद भी अगर किसी को जीतना ही नहीं है और वो पांच छक्के मारने के बजाय 5 रन बना के सोचे कि मैं जीत जाऊं, तो नहीं हो सकता, ठीक है बेटा? तो कोशिश करो, या तो साथ के साथ मैच के साथ साथ कॉपरेट करने की कोशिश करो। तो हमने यहां से क्या कहा कि जो ये आयताकार पट्टी का हमारे सामने आई, ये तो मैं इसको लिखता हूं, मैं इसको तरीके से लिखता हूं, आयताकार पट्टिका का क्षेत्रफल जो हमारे सामने आया है, ये क्या आया है, y dx। अब यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब ध्यान से देखना बेटा, अब ध्यान से देखना, यहां पर लिमिट्स देख लो एक, फटाफट से लिमिट्स देख लो, ताकि मैं आपको बात कंप्लीट अब समझाने वाला हूं, बात कंप्लीट होने वाली है। लिमिट्स क्या पता लग रही है आपको,
ए इंटू बी, सॉरी ए से बी, लिमिट्स क्या पता लग रही है अपने को, ए से बी। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना सब लोग, कि यदि इस एक आयताकार पट्टिका का क्षेत्रफल y dx आया है, तो अगर इस ग्राफ को देखा जाए तो यहां पर ये थोड़ी चौड़ी बन गई है पट्टिकाएं, पर अगर इसको देखा जाए तो इस प्रकार से कितनी पट्टिकाएं यहां पर बनाई जा सकती है? तो आप कहेंगे कि सर अनंत पट्टिकाएं बनाई जा सकती है। मैंने अनंत गलत लिख दिया, अनंत पट्टिकाएं यहां पर बनाई जा सकती है, हाँ या ना? यहां पर अनंत पट्टिकाएं बनाई जा सकती है या नहीं? और अगर अनंत पट्टिकाएं बनाई जा सकती है तो किसी भी एक पट्टिका के लिए, यानी किसी भी एक एक्स पर आपको y का मान पता होता है, किसी भी एक एक्स पर y का मान पता होता है, तो उस x के संगत, उस x के संगत उस पट्टिका का क्षेत्रफल आप क्या लिख चुके हो? y dx। उस x के संगत उस पट्टिका का क्षेत्रफल क्या लिख चुके हो? y dx। और अनंत पट्टिकाएं हैं तो आपको उन सारी अनंत पट्टिकाओं का, यानी कहां से, x बराबर a से x बराबर b तक उन अनंत पट्टिकाओं के उस क्षेत्रफल को जोड़ना है। तो यदि एक पट्टिका का क्षेत्रफल y dx है तो ऐसी अनंत पट्टिकाओं के क्षेत्रफल को जोड़ने का जो काम करता है वो समाकलन करता है। यानी यहां से कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं कि जो y dx एक पट्टिका का क्षेत्रफल आया है, अगर मैं यहां समाकलन कर दूं तो समाकलन का मतलब होता है जोड़ना। इसका मतलब जैसे ही मैं समाकलन करूंगा y dx y dx y dx y dx सारी की सारी पट्टिकाएं अपना अपना क्षेत्रफल जोड़कर दे देंगी। और अगर मैं यहां पर लिमिट लगा देता हूं a से b, इसका मतलब हम कहां से कहां तक की उन पट्टिकाओं को जोड़ चुके हैं, यानी x की सीमा मैंने कहां से कहां तक की निर्धारित कर दी, a से b तक की निर्धारित कर दी। यानी अब जो अंतराल, यानी जो क्षेत्रफल हमारा आने वाला है वो ये वाला क्षेत्रफल हमारा आने वाला है, हाँ या ना? जो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल है ये हमारा आने वाला है, क्या करने पर? y का समाकलन करने पर। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। कहां से कहां तक? निम्न सीमा a से उच्च सीमा b तक। अर्थात अब आपको शायद ये बात यहां से समझ आने लगी होगी कि इस चीज का तात्पर्य, यानी निश्चित समाकलन का मतलब होता है, निश्चित समाकलन जो हमने लिखा है इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है ग्राफ y तथा x अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल x बराबर a से x बराबर b तक। ग्राफ y तथा x अक्ष के मध्य का, यानी इसको यूं भी कह सकता हूं मैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कर सकते हैं बेटा? इसका मतलब क्या समझ में आ गया कि समाकलन, समाकलन जोड़ने का काम करता है और वो जोड़े गए छोटे 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 हिस्से उस कुल मिलाकर उस ग्राफ के नीचे और एक्स अक्ष के ऊपर के उस भाग का कुल क्षेत्रफल प्रदान करते हैं। यदि मैं सीमाएं जानता हूं तो मुझे एग्जैक्टली ये पता है कि कहां से कहां तक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर मैं सीमाएं नहीं जानता हूं, अगर मैं सीमाएं नहीं जानता हूं तो मैं ये नहीं बता सकता कि कहां से कहां तक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी वो क्षेत्रफल हमारे लिए क्या है? अज्ञात है, अनिश्चित है। तो सीमाएं नहीं जानने की स्थिति में कहा जाता है अनिश्चित समाकलन, सीमाएं जानने की स्थिति में इसको कह दिया जाता है निश्चित समाकलन। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। बोलो बेटा। हाँ जी, इससे हम एरिया ज्ञात कर सकते हैं। विश्वेंद्र का कहना है कि क्या इससे हम एरिया, बेटा अब क्या लिखा है?
अभी हाल लिख के समझा के निपटा हूं, और अब आप पूछ रहे हैं कि सर इससे हम एरिया ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले ये भी पूछ लोगे समाकलन पढ़ाने के बाद, अच्छा सर इससे समाकलन कर सकते हैं। वाह बेटा, है ना। तो कुछ चीजों पर इस ज्ञान को जो हमने सीखा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब और अच्छा लगेगा। तो पहले इन 2-3 सवालों को आप यहां पर सॉल्व करें। 2-3 सवाल आसान आसान से हैं, इनको सॉल्व करें और आंसर निकालें जल्दी से। अब जब सीमाएं हैं तो आपको सी लिखने की जरूरत नहीं है, आपका काम रहेगा उच्च सीमा रखकर माइनस लगाएंगे और निम्न सीमा रखेंगे। सॉल्व करें फटाफट। सारे अलग आंसर आए। सक्षम का 26, पलकांश का 24, चिराग का 8, रितेश का 48, सक्षम का एक 24 और आया है 24। मतलब 24 तो है, किसी ने किसी सवाल का दोनों में से 24 तो है। फर्स्ट का, पहले वाले का 24 है। चलो तो मैं एक बार सॉल्व करता हूं। मेरा काम क्या है, किसको समाकलन करना है मुझे। तो आप कहेंगे सर 4x का समाकलन करना है। तो 4x का समाकलन होता है 4 इंटू, और x का समाकलन हो जाएगा x² 2। फिर मैं बड़ा ब्रैकेट बनाऊंगा, यहां लिखूंगा 2, यहां लिखूंगा 4। इस 2 से 4 को काट दूंगा तो ये हो जाएगा 2x²। और फिर मैं यहां पर लिख दूंगा 2 और यहां पर लिख दूंगा 4। अब एक बार उच्च सीमा रखूंगा, एक बार उच्च सीमा रखूंगा 4, तो 4 रखने पर 4 का स्क्वायर रख देता हूं। चलो तो मैंने रखा 2, और फिर यहां पर रख दिया 4 का स्क्वायर, और फिर मैंने माइनस लगाया, और फिर मैंने लिख दिया 2 और लिख दिया 2 का स्क्वायर, है ना। तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32, और यहां पर -8। तो कितना हो जाएगा ये 24। सेकंड वाले में क्या आ रहा है, सेकंड वाले में क्या आ रहा है बेटा 144। गर्वित जैन 144 आ रहा है, गर्वित जैन का। बाकी लोगों का सही है, जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूं उन लोगों के सही है। अनिल कुमार का 72 आ रहा है, 72। अच्छा एक चीज सुनो मेरी बात। इस पिछले में किसी को ऐसा लगा है कि इंटीग्रेशन लगाते ही पूरा एरिया कैसे आ गया, मतलब इंटीग्रेशन के साइन से पूरा एरिया कैसे आ गया। किसी को ऐसा लग रहा हो तो मैं आपको बता दूं बेटा, इंटीग्रेशन का मतलब होता है इंटीग्रेट करना, जोड़ना। और ये इंटीग्रेशन की प्रक्रिया है ना, ये ऑटोमेटिकली वो काम करके देती है। मतलब यूं मान लो ये मशीन है, मतलब अपन ने किसी फंक्शन y को इंटीग्रेट किया तो इस मशीन ने तुरंत उसका एरिया बता दिया। ऐसे ही जब डिफरेंशिएट करते थे यानी अवकलन करते थे तो क्या होता था, ढाल पता लग जाते थे। किसी भी फलन का अवकलन कर दो, आपको तुरंत स्लोप यानी ढाल पता लग जाया करता था, है ना। तो कंफ्यूज ना हो, इंटीग्रेशन यानी समाकलन अवकलन अपने काम बेहतर तरीके से जानते हैं। उनका बस इतना सा कहना है कि आप भी अपना काम बेहतर तरीके से सीख लो। तो इसका समाकलन कैसे किया जाएगा, तो इसका समाकलन लिखा जाएगा 12, और x³ का समाकलन हो जाएगा x⁴/4, और यहां से बड़ा ब्रैकेट 0 से 2। इसको सॉल्व किया जाएगा, 4 को 12 को 4 से काटा जाएगा तो ये हो जाएगा 3x⁴, और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2। जब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 2⁴, और माइनस यहां 0 रखेंगे तो 0। तो आंसर आ जाएगा अपना 48। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करो।
पहले का, हाँ ऐसा लिख दिया करो, मतलब क्वेश्चन 1 इतना, ताकि मुझे समझ आ जाए, क्वेश्चन 2 इतना, है ना। एक्चुअली मैं इन क्वेश्चंस पे नंबरिंग कर सकता हूँ, पर क्या होता है कभी कभी मैं एडिशनल क्वेश्चन दूंगा तो पूरी सीक्वेंस बदल जाती है ना, इसीलिए मैं नंबरिंग नहीं करता हूँ क्वेश्चन पे। पर आपको दिख रहा है तो आप क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 ऐसा लिख सकते हो। तो क्वेश्चन 1 का भावना पालीवाल के हिसाब से 22 आना चाहिए, तन्मय फौजदार का 50 आना चाहिए, बाकियों का लगभग सबका सेम आ रहा है, तो उम्मीद करता हूं वही सही होना चाहिए। बाकियों ने जिन्होंने भी जवाब दिए हैं उन्होंने कुछ सेम ही आंसर दिए हैं, तो उम्मीद करता हूं वो सही होना चाहिए। दूसरे वाले का भी आंसर देना शुरू कर दिए हैं लोगों ने। शानू मालव 12 तो नहीं आएगा मुझे लगता है, जहां तक 12 तो नहीं आना चाहिए, 28 भी नहीं आना चाहिए। या देख लेता हूं एक बार, मैं सॉल्व करता हूं खुद से। तो डायरेक्ट में समाकलन समाकलन इसका कर रहा हूं, मतलब 3t² को, अब मुझे पता है क्योंकि t² को t³/3 लिखूंगा, 3 काटूंगा तो ये t³ हो जाएगा। इस 4t का समाकलन करूंगा तो ये 2t² हो जाएगा, और इस 5 का समाकलन करूंगा तो ये 5t हो जाएगा। और काम मेरा यहाँ पर है निम्न सीमा 0 और उच्च सीमा 2 रखना। सबसे पहले पूरे फलन में मान रखूंगा 2, सबसे पहले पूरे फलन में t की जगह रखूंगा 2, तो 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू टी की जगह 2, फिर माइनस लगाऊंगा और सब जगह टी की जगह 0 रखूंगा, तो सब का सब 0 हो जाएगा। तो देखा जाए तो यहां से ही आ जाएगा 8 प्लस 8 प्लस 10, तो 16 और 10 26 इसका आंसर आएगा। दूसरे वाले सवाल के लिए बात करेंगे। सक्षम, बाकी लोगों के अलग आ रहे हैं थोड़े आंसर, आपका आया 3/4। बाकी लोगों का अलग है, पलकांश का तो -18 आया है, ऐसा आना तो नहीं चाहिए, -18 टाइप से ऐसा आना तो नहीं चाहिए बेटा। सबके अलग आंसर आ रहे हैं यार, एक ही आंसर था जो कॉमन 2-3 लोगों का आया था। शुभम अटल का -14 आ रहा है, शुभम अटल पटल नहीं होगा ऐसा, मुझे लग रहा है जहां तक नहीं होना चाहिए। यश 9 9 आया यश का। चलो सॉल्व करते हैं एक बार। आपको वास्तव में समाकलन जिस फलन का करना है वो है 2 गुणा x की घात -3 dx। लिमिट अपनी जगह पे है, आप भी जानते हो, समझ रहे होंगे कि लिमिट का काम तो बाद में आएगा, पहले समाकलन कर लेते हैं। पहले समाकलन कर लिया जाए तो ध्यान से देख लो, लिमिट अभी फिलहाल अपनी जगह पे है, जहां से निम्न सीमा 1 दी हुई है, उच्च सीमा 2 दी हुई है, रहने दो। पहले समाकलन कर लो तो 2 अपनी जगह पर, और यहां पर क्या होगा, x की घात -3 + 1 बटा -3 + 1, इस पूरे पद पर निम्न सीमा 1 उच्च सीमा 2। इसको अगर हल किया जाए तो नीचे कितना बनेगा हर में बेटा, तो आप कहेंगे कि सर 2 यहां पर है और यहां बनेगा x की घात -2 और नीचे बनेगा -2। इस 2 से 2 काट के इसको लिख दिया जाएगा माइनस, और x की घात -2 को ऐसा लिखा जा सकता है, नीचे लाकर x की घात 2 लिखा जा सकता है। अब क्या करें, इस पूरे फलन में उच्च सीमा रखेंगे, तो पूरा फलन क्या है, -1 अपॉन x की जगह पे 2 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर।
फिर माइनस लगेगा और फिर से निम्न सीमा इस पूरे फलन में, तो माइनस 1/x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा माइनस का 1/4 और ये माइनस माइनस प्लस का 1। तो आंसर आना चाहिए यहां से 3/4। माइनस का 3/4 भी नहीं आया बेटा, मेरा तो प्लस का 3/4 आया है। अब आपका, क्योंकि काफी लोगों का -3/4 है, आप इस प्रक्रिया में कहां धोखा खाए। हाँ, सक्षम का सही है। फर्स्ट का आंसर 22 आ रहा है बेटा, 16 16 और 10 26 ही होता है बेटा, 26 ही आएगा, 26 ही आएगा, तो 26 ही आएगा फर्स्ट वाले का। अब आ रहा है 26, आप कह रहे हो 22, तो कैसे आ रहा है देख लो ना, मिला लो, चेक कर लो एक बार, एक ही स्टेप मैच कर लो। जहां लगता है आपको मैं गलत हूं वहां मुझे टोको, जहां लगता है आपको कि आप गलत हो वहां आप सही कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। भाई मुझसे बोलोगे कि 22 आ रहा है तो मैं क्या लिख रहा हूँ, 26 को काट के 22 थोड़ी ना लिख दूंगा। गलती कहाँ है वो बता दो। एक और डाउट यहाँ पर आया है, किसी को ये फोर्थ स्टेप नहीं समझ में आई है। बेटा फोर्थ स्टेप में कुछ नहीं किया, दो अपनी जगह पे है, देख लो फटाफट, दो अपनी जगह पे है, एक्स की घात अपनी जगह पे है, कितनी एक्स की घात -2, यहाँ हर में जो लिखा है -2 वो अपनी जगह पे है, सब कुछ अपनी जगह पे है। इससे नीचे 2 से 2 काटो, 2 से 2 काटो, माइनस अपनी जगह पे लिख दो और एक्स की घात -2 को 1/x² लिख दो, हो गया, है ना। अरे भाई माइनस तो कटा नहीं, और एक्स पावर -2 है उसको हर में ले आओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा सब लोग। जीरो, जीरो आ रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आ रहा होगा, हो सकता है। आपको जिस फलन का समाकलन करना है वो है cos 2x, और हमने सीखा था ऐसे सवालों को, हमने कहा था कि cos का समाकलन हो जाएगा साइन, तो यहां से लिख दिया जाएगा sin 2x। बस इतना काम और हमें करना था कि जो x का गुणांक था उससे भाग जरूर देना था, तो भाग दे दिया, यहां c लिखने की जरूरत नहीं है,
और यहां पर लिमिट रख दी जाएगी 0 से पाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर उच्च सीमा रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, पाई, और नीचे 2 अपनी जगह पे रहने दो, फिर माइनस लगेगा, और फिर यहां पर रख दिया जाएगा साइन, और यहां पर रख दिया जाएगा 0, और यहां पर अपॉन 2 अपनी जगह पे रहने दो। साइन 2 पाई जो होता है ना, इस साइन 2 पाई का मान कितना होता है, साइन 2 पाई का मान कितना होता है, तो आप जानते हैं कि जब भी हम यहां पर 2 पाई की बात करते हैं तो 2 पाई मतलब एक पूर्ण चक्कर करके कहां आ गए हम, 0 डिग्री पर, और साइन 0 कितना होता है, 0। तो यहां से ये हो जाएगा 0 और साइन 0 0, तो यहां से कुल आंसर आ जाएगा 0। आगे बढ़ता हूं। हाँ जी बेटा, काफी लोगों का सही है, बढ़िया। इन 2 सवालों को करो तुरंत, फटाफट करो इन दोनों सवालों को, ताकि अपन आगे की बात कर सकें जल्दी से जल्दी। वन माइनस 1/√2 आना चाहिए, इसका पलकांश का सही है। ना 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 ना, 1 - 1/√2 ऐसा आना चाहिए, यश। देखना कैसे, कि साइन का इंटीग्रेशन आप सब लोग करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, -cos x। ऐसा हो जाएगा, लिमिट्स एज इट इज रख दी जाएगी। अब सबसे पहला काम क्या है कि आप x की जगह अपर लिमिट यानी π/4 रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, और उसी पूरे सेम फलन में x की जगह लोअर लिमिट निम्न सीमा रखेंगे। आप ध्यान से देखो, यहां पर ये आगे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में माइनस अपनी जगह पे, और cos π/4 मतलब 45, तो cos 45 का मान 1/√2, और यहां बाद में माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस, और cos 0 का मान कितना होता है, 1। ठीक है, तो यहां से प्रॉपर आंसर देने का क्या तरीका लिखा जा सकता है, 1 - 1/√2। सही बात। दूसरे को बताओ, दूसरा आगे करें तो आगे करने की जरूरत नहीं है बेटा, जरूरत नहीं है आगे करने की, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है आगे। ज्यादा से ज्यादा आप इसको ऐसा लिख सकते हो, है ना, इससे ज्यादा अपन क्या ही लिख देंगे। फिर वो ये √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी डिनोमिनेटर तो रहेगा ही रहेगा, डिनोमिनेटर गायब तो हो नहीं जाएगा, तो ज्यादा कोई फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 की बात करें, क्वेश्चन 2 में दीप्ति प्रजापति, नहीं -1 नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। आप एक बार मैंने देख लिया आपका आंसर, दोबारा ना लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 का
जो आंसर आना चाहिए वो टेक्निकली 1 आना चाहिए। क्यों टेक्निकली 1? ये मैं समय के साथ बताऊंगा, ये मैं समय के साथ बताऊंगा। फिलहाल मैथमेटिकली आप देखो, तो आपने क्या किया, कॉस का समाकलन क्या हो जाएगा बेटा? तो आप कहेंगे कॉस का समाकलन हो जाएगा साइन, कहां से? 0 से कहां तक? π/2 तक। अब क्या करना है, सबसे पहले उच्च सीमा रखनी है, तो x की सब जगहों पर उच्च सीमा रख दी π/2, फिर माइनस भी लगा दिया, और x के सब जगहों पर निम्न सीमा रख दी 0, है ना। अब साइन π/2 का मान कितना होता है? 90 डिग्री का 1, और साइन 0 का कितना होता है? 0। तो कुल मिलाकर आंसर कितना आ जाएगा? 1, है ना। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आगे बढ़ता हूं, इसको सॉल्व करो। क्या इसको होमवर्क में कर लेना, आराम से इसको होमवर्क में कर लेना। मैं आगे बढ़ता हूं, इसको सॉल्व करो आप लोग। इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। पहले सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं सेंड कर दूंगा, तो आराम से देख लेना। इस सवाल पर आप दिमाग लगाओ, इस सवाल पर दिमाग लगाओ सब लोग। हाँ बेटा सक्षम, सही लग रहा है आंसर तो, आंसर तो सही लग रहा है। दीप्ति प्रजापति, चिराग गोयल। चिराग बेटा, आपने हो सकता है आंसर सही लिखा हो, ये टाइपिंग एरर ही हो, पर फिर भी आपने मिस्टेक की है। कैपिटल एम को स्मॉल एम लिख दिया, इस तरीके से जो जैसा है थोड़ा वैसा लिखें, तभी तब मैं बोल सकता हूँ। सुरेंद्र कुमार गलत है बेटा, सुरेंद्र कुमार गलत है। चलो बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पर हमारा इस समाकलन को पूरा करना होगा बेटा, है ना। तो समाकलन क्या है? तो समाकलन है हमारे पास, ये मैं कलर कर देता हूं, ये रहा।
अब क्या करना है, जो नियतांक है वो समाकलन के बाहर आ जाया करते हैं, तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये सब नियत राशियां हैं, तो ये समाकलन के बाहर आ जाएंगी। और इस समाकलन के अंदर जो बचेगा, इस समाकलन के अंदर बचेगा 1/r² dr। अब क्या लिखा जाएगा देखना, ये जो बाहर है इसको तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही छोड़ दो, और इस 1/r² जिसको आप क्या लिख सकते हैं, एक बार लिख ही लेते हैं पहले, इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन r⁻² dr, कहां से, अनंत से कैपिटल आर तक। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, अब समाकलन करें तो r⁻1 हो जाएगा, कहां से, अनंत से आर तक, है ना। आप चाहो तो इस माइनस को, क्योंकि ये माइनस पूरे फलन में है, अभी सीमा रखने से के पहले आप चाहो तो इस माइनस को बाहर ला सकते हो और माइनस माइनस मिला के प्लस कर सकते हो, और यहाँ जी एम स्मॉल एम बनेगा, और यहाँ पर ब्रैकेट में ये माइनस गायब हो गया, और r⁻1 को 1/r लिखा जा सकता है, अनंत से कैपिटल आर। अब क्या करना है, अब इसको जी एम स्मॉल एम अपनी जगह रहने दो, एक बार उच्च सीमा रखो, तो आर की जगह उच्च सीमा रखेंगे, तो उच्च सीमा है कैपिटल आर, फिर लगाओ माइनस, और फिर निम्न सीमा रखो, और जब निम्न सीमा रखोगे तो ये बनेगा 1/अनंत। 1/अनंत कितना होता है बेटा, 0, बिल्कुल 1/अनंत का मान होता है 0, और इसीलिए यहां से क्या बचेगा, जी एम एम बाय आर, यहां से आपका आंसर बचेगा जी एम एम बाय आर। बिल्कुल बिल्कुल, काफी लोगों के आए भी थे, और जिन लोगों का नहीं आया था आंसर या जिन्होंने मिस्टेक की थी, वो वापस से अपने इस समाकलन की प्रक्रिया पर और समाकलन पूर्ण हो जाने के बाद लिमिट रखने पर जरूर ध्यान दें। समाकलन की प्रक्रिया पर और समाकलन पूर्ण हो जाने के बाद जिस तरीके से लिमिट सीमाएं मैंने रखी है उन पर जरूर ध्यान दें और समझने की कोशिश करें। इसमें इन्फिनिटी ऊपर और आर नीचे हो तब भी यही होगा ना, नहीं बेटा, तब माइनस में आ जाएगा। अगर सीमाएं पलट देंगे तो यही आंसर माइनस में आ जाएगा, जो अभी प्लस का जीएम बाई आर आ रहा है ये माइनस का जीएम बाई आर हो जाएगा। अगर आप लिमिट पलट देते हो तो यहां से आंसर का चिन्ह पलट जाता है बेटा, अगर आप लिमिट पलट देते हो तो आंसर का चिन्ह बदल जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब जो बात हमने कही थी कि यदि किसी ग्राफ, ध्यान से देखना, यदि किसी ग्राफ एक्स अक्ष और किन्हीं दो सीमाओं के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो भी हम यहां पर निश्चित समाकलन की मदद ले सकते हैं। तरुण का एक सवाल है कि सर इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होता है, बेटा इन्फिनिटी ही होता है, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी ही होता है, ठीक है। चलिए, अब अपने को करना क्या है, तो ध्यान से देख पा रहे होंगे आप कि आपके सामने एक ग्राफ है y बराबर एफ एक्स। एक बार मैं ग्राफ की इन बाउंड्रीज को अगर वापस से हाईलाइट करूं तो आप शायद थोड़ा कॉन्फिडेंटली देख पाएंगे, ये रही ग्राफ की बाउंड्रीज।
और अपना काम क्या है, तो ध्यान से देखना, अपना काम ये है कि ये जो पट्टिकाएं होती है, इस तरीके की सारी पट्टिकाओं को जोड़कर अपने को क्षेत्रफल बताना है। तो जैसे इन सारी पट्टिकाओं को जोड़ दिया जाएगा, अपने को मिलेगा क्षेत्रफल छायांकित भाग का कुछ ये वाला। ये वाला अपने को यही ज्ञात करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पट्टिका, किसी एक पट्टिका का क्षेत्रफल, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकता हूं, पर मैं यहां समझाना चाहता हूं, इसीलिए मैंने यहां से लिखा है कि किसी एक पट्टिका का क्षेत्रफल आपको क्या लिखना बताया, तो आपने कहा सर, आपने कहा कि किसी एक पट्टिका का क्षेत्रफल y dx लिख डालो, उसका समाकलन कर दो, कहां से, -2 से +2 तक, यही आपके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। अब वास्तव में अगर देखा जाए तो ये y क्या है, तो आप देखोगे कि सर जो y है ना, ये 3x² है। निम्न सीमा -2, उच्च सीमा +2। पहले इस 3x² का समाकलन करेंगे, तो कई बार कर चुके हैं, x³ आ जाता है इसका समाकलन, -2 और +2। अब उच्च सीमा रखो, तो उच्च सीमा रखोगे तो यहां पर आपका काम है 2 रखना x³ की जगह, फिर माइनस लगेगा, और फिर x³ x की जगह -2 रखना। तो जब यहां पर 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, माइनस बीच में है ही, और -2 का क्यूब करेंगे तो -8 आएगा। -2 का क्यूब करेंगे तो -8 आएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 8 + 8 = 16। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर -2 का क्यूब 8 कैसे आता है, तो बेटा क्यूब का मतलब होता है कि वो राशि को 3 बार गुणा करोगे, तो वो राशि कितनी है, -2, और उसको 3 बार गुणा होंगे तो 2 तो माइनस गायब हो जाएंगे, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक माइनस बचेगा, और 2 × 2 × 2 3 बार करेंगे तो -8 आएगा। आ रही है बात समझ में बेटा? आगे बढ़े, एक और सवाल, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करो। दीप्ति प्रजापति नहीं आएगा, ये जो आपने आंसर लिखा ये तो कतई नहीं आएगा। बुद्धि प्रकाश, चिराग गोयल, इन दो का आंसर मुझे अभी तक सही लग रहा है। रितेश शर्मा, आई होप ये आंसर सही हो, है ना, क्योंकि आनंद रघु, लग रहा है ये आंसर सही होना चाहिए, बिल्कुल लग रहा है। खुशवंत, तरुण, बिल्कुल।
गर्वित जैन होना चाहिए, ये आंसर सही होना चाहिए। शुभम अटल माइनस, आपने गलत लिखा है। आरुष चौधरी सही आना चाहिए। क्रिश, क्रिश का गलत है। दिल ना लिया, सक्षम सही है। बाकी लोगों का जो भी अभी जवाब दिया है उनकी गलत है। नीतीश कुमार, दीप्ति, ये सब। तो आपका काम सिर्फ इतना सा है कि आपको, सुन लो मेरी बात को, अब थोड़ा सा और धीरे धीरे मैं कंक्लूड करता जा रहा हूं बातों को, सुन लो। अरे ध्यान से सुन लो मूर्खों, कि हमें इस y ग्राफ और x अक्ष के मध्य, इन दो सीमाओं के मध्य क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आप तुरंत यहां से लिख देंगे y dx। कहां से? -1 से कहां तक? 2 तक। और वास्तव में आपका y कितना है? तो आप कहेंगे सर y दिया हुआ है सवाल में x³ dx, -1 से कहां तक? 2 तक। x³ का समाकलन जब आपसे करवाया जाएगा तो आप कहेंगे कि x की घात 4/4 हो जाना चाहिए। निम्न सीमा -1, उच्च सीमा 2। अब आप यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे? उच्च सीमा रखेंगे, तो x की जगह पर 2 रखेंगे, तो 2 की घात 4/4, फिर माइनस लगेगा, और फिर निम्न सीमा रखेंगे तो -1 की घात 4/4। ठीक है। अब 2 की घात 4 का जवाब कितना होगा? यहां से सॉल्व करो। जिन लोगों का आंसर गलत आया है यहां से सॉल्व करो बेटा। 2 की घात 4 का मतलब होता है 16, 16/4 4, और माइनस, और यहाँ -1 की घात 4 है, इसका मतलब क्या है? -1 कितनी बार गुणा है? 4 बार। और -1 4 बार गुणा है, तो 4 बार के 0 सब कैंसिल हो गए, तो कितना आना चाहिए? 1। तो कितना आ जाएगा? 1/4। तो 4 - 1/4, और इसको हल किया जाएगा तो ये यहां से आ जाएगा 15/4। अभी भी मतलब कैलकुलेशन वाइज बहुत स्लो है, मतलब बहुत, मतलब हद से ज्यादा स्लो है अपन। चिराग बेटा, जो भी कोई पूछ रहा है मेरे से ये सवाल, एक बार खुद कर लेना यार, क्या दिक्कत है? 3t⁻t²। तो मैं बता देता हूँ, डायरेक्ट लिख ले। चिराग गोयल के लिए मैं कुछ आंसर बोल रहा हूँ, लिख ले फटाफट। t³ + 2t² + 5t। t³ + 2t² + 5t, ये होगा। और कैसे होगा इसके लिए नियम कानून जानकर देख ले। दीपेश सोनी का कहना है मेरा तो सही आया था, नाम नहीं लिया आपने कि सही है या नहीं। बेटा क्या हो गया? कौन सा तू मेले में खोया हुआ बच्चा है कि तेरा नाम लेना जरूरी है कि ये बच्चा लाल कलर की शर्ट वाला खो गया है? ठीक है, हो सकता है एक साथ आंसर आते हैं, तो कभी किसी को टोकना होता है तो टोक देता हूं। भाई आपका सही आंसर है तो आपको टोकने का कोई औचित्य बनता नहीं है ना? क्या दीपेश, ऐसी भी क्या नाराजगी यार? आगे बढ़ते हैं। बुद्धि प्रकाश का कहना है कि सर 4 की जगह 16 आएगा। यहाँ की बात कर रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं यहाँ की बात कर रहा होगा बुद्धि प्रकाश, है ना? पर मूर्ख प्राणी, 2 की घात 4 में मैं 4 का भाग दे चुका ऑलरेडी। 2 की घात 4 में 4 का भाग दे, तेरा भी 4 ही आएगा। अबे ओए छोले भटूरे, समझ आया? हाँ, इसमें चित्र का कोई काम नहीं है, बिल्कुल इसमें इस फिगर का कोई काम नहीं है, बस समझाने के उद्देश्य से दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, तुरंत आ जाओ, तुरंत आ जाओ इन सवालों पर फटाफट से, जल्दी जल्दी। और ध्यान दो कि यहां पर इस ग्राफ, अब अपने को फलन ना देकर, देखो ध्यान से, अब अपने को फलन ना देकर ग्राफ दिया हुआ है, पर हमें ये अभी भी पता है, ये चीज हम अभी भी जानते हैं कि ग्राफ दिया है और अगर मुझसे समाकलन पूछा है तो समाकलन का मान और ग्राफ का क्षेत्रफल दोनों समान ही होते हैं। समाकलन के हल करने पर ही हमें ग्राफ का क्षेत्रफल मिलता है। तो यदि मुझसे यहां समाकलन पूछा गया है
तो मैं कहां से लेकर कहां तक का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूंगा। तो आप देखोगे कहां से कहां तक का, इस पहले सवाल में कहां से कहां तक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है मेरे भाई। चाचा पहले सवाल में कहां से कहां तक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है? 0 से 6 तक का, बिल्कुल 0 से 6 तक का। तो ज्यामिति सामने सबको नजर आ रही है। अब एक चीज का यहां से आपको विशेष ध्यान रखना है। आपने सबने बता दिया कि सर 0 से 6 तक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक चीज का विशेष ध्यान यहां पर रखना है कि जब भी किसी ग्राफ का, मेरी बात को ध्यान से सुन लो, स्मार्ट ना बने बेटा, पहले मेरी बात को कंप्लीट हो जाने दें। आंसर तो सबका आएगा, नहीं भी आएगा तो मैं सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। पर पहले मेरी बात सुन ले कि जब भी यहां पर किसी ग्राफ का क्षेत्रफल समाकलन के थ्रू आप ज्ञात करेंगे, तो आपको जो अक्ष के ऊपर का क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक मिलेगा, और अक्ष के नीचे का जो क्षेत्रफल है ये हमेशा आपको ऋणात्मक मिलेगा। या अगर ग्राफ से आप समाकलन का मान निकालना चाहते हैं, तो ऊपर धनात्मक अक्ष यानी ऊपर ऊपर के क्षेत्रफल निकालकर उनको प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे, और नीचे नीचे के क्षेत्रफल निकालकर उनको माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे, और फिर सबको जोड़ देंगे। तो अब आप सबसे पहले तो मुझे 0 से 6 तक के कुल क्षेत्रफल बताओ। 0 से 6 तक के कुल क्षेत्रफल, 0 से 6 तक के कुल क्षेत्रफल आप यहां पर बताइए तुरंत। रितेश, जितना जल्दी आपने जवाब दिया है उतना ही गलत भी है। सक्षम का ठीक है। हाँ बेटा सक्षम ठीक है ना, देख लिया मैंने। दीप्ति प्रजापति ना। और अभी तक किसी का आंसर आया नहीं है। युवराज धाकड़ गलत है, तरुण गर्ग गलत है, आरुष चौधरी गलत है, हर्षिता साहू गलत है, पलकाश मीणा का तो हद से ज्यादा गलत है, सुमित गलत, आनंद रघु का सही आया है, चिराग का गलत, शिवम अटल का गलत, दीपेश सोनी तू भी आजा गलत जवाब के साथ। वरना फिर बोलेगा सर आपने मेरा नाम ही नहीं लिया। शानू माला अभी तक किसी का सही नहीं आया है। तो ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, समय भी पूरा होने वाला है, तो मैं इस सवाल को कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं कि आपने कहा कि इस समाकलन को ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल की मदद ले सकता हूं, या क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो समाकलन की मदद ले सकता हूं, दोनों बातें सेम है। तो यहां आखिर कौन सा क्षेत्रफल निकालना है? तो आप कहेंगे कि सर 0 से 6 तक का समाकलन करना है, तो आप 0 से 6 तक का ये पूर्ण क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करेंगे। अब इसमें दो आकृतियां हैं। एक तो यहां पर आपके पास है ये आयत, जिसका लंबाई 4 है और ये चौड़ाई 5 है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई से आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 20। और इसके बाद ये त्रिभुज, इस त्रिभुज का आधार 2 है, ऊंचाई 5 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो यहां से इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 5। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो कुल मिलाकर जो ये पूरा पिंक किया गया यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, ये दोनों प्लस में लिखे हैं, इसीलिए 20 और 5 दोनों प्लस में मिलकर 25 हो जाएंगे। अब अगर इसी सवाल में 0 से 10 तक का क्षेत्रफल निकालना हो, अब करो इसको। इसी ग्राफ के लिए 0 से 10 तक का क्षेत्रफल निकालना हो, इसी ग्राफ में 0 से 10 तक का क्षेत्रफल निकालना हो,
गलत है बेटा, ये 30, 55, -6 ये सब गलत है, 50 सब गलत है ये। सक्षम गलत है बेटा, गलत है। ध्यान से देख लो, मैं बता देता हूं कि आपको 0 से 10 तक का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको कहां से कहां तक का, 0 से 10 तक का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इनमें से 0 से 4 का क्षेत्रफल आपके पास है कितना, 20 + 20। 4 से 6 तक का क्षेत्रफल आपके पास है +5। और ये जो नीचे वाला, यानी एक्स अक्ष के नीचे वाला जो क्षेत्रफल है, जिसको आप, जिसके लिए मैंने कहा कि माइनस से लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2 गुणा आधार कितना है, तो आधार आप यहां पर देखेंगे 6 से 10 होता है 4, और ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई आप देखेंगे 3। तो कुल क्षेत्रफल यहां पर जो ये हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा -6। तो अब यदि मुझे 0 से 10 तक का कुल क्षेत्रफल लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, जो क्षेत्रफल अक्ष के ऊपर है उनको धनात्मक, और जो क्षेत्रफल अक्ष के नीचे है उनको ऋणात्मक लेकर सबको जोड़ दूंगा। तो कुल मिलाकर यहां से मेरा आंसर आ जाएगा 19। रितेश शर्मा का कहना है कि सर इसमें इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्या। बेटा जहां जो करने को मिले वो कर लो ना। अब फलन है नहीं, फलन नहीं है, फलन के बिना इंटीग्रेशन कैसे करोगे, क्या चाहते हो भाई। अभी ग्राफ दिया है तो ग्राफ का एरिया निकालना होगा ना, ग्राफ क्यों दिया है फिर। जब फलन था तो फलन का समाकलन कर लेते थे, अभी ग्राफ दिया है तो ग्राफ का एरिया निकाल लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलो यहां तक का ठीक है, यहां तक की अपन बात करते हैं। होमवर्क मैंने जो दिया है वो आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है बात। थैंक यू। इस क्वेश्चन तक आप कंप्लीट कर लेना। टेस्ट का होमवर्क मैं बता चुका हूँ, टेस्ट का सिलेबस में बता चुका हूँ, आप लोग वहां तक का कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू।